गरीब दिखने वाला लड़का 500 करोड़ वापस लाया, सच जानकर सब शौक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत है। बचपन से ही हमारे बड़े बुजुर्ग हमें एक बात सिखाते आए हैं कि कर भला तो हो भला। हम सुनते जरूर हैं, लेकिन आज के इस कलयुग में जहां पैसों के लिए सगे भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, वहां नेकी और ईमानदारी पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब कोई अपना ही पीठ में छुरा घोंपते और इंसान अपनी जिंदगी भर की कमाई गवा बैठे, तो क्या कोई फरिश्ता आसमान से उतरकर मदद करने आता है? आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही फरिश्ते की है, जो आसमान से नहीं उतरा था, बल्कि फटे पुराने कपड़ों में एक गरीब और बेसहारा लड़के के रूप में आया था। लेकिन उस लड़के ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे शहर के होश उड़ा दिए। आज की यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और कर्मों के फल पर आपका विश्वास अटल कर देगी। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, मेरी आवाज के साथ जुड़िए और इस अद्भुत यात्रा पर मेरे साथ चलिए। शिवगढ़ नाम का एक बहुत ही समृद्ध और ऐतिहासिक शहर हुआ करता था। उसी शहर में सेठ धर्मदास नाम के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और दयालु व्यापारी रहते थे। सेठ धर्मदास का रत्नों और आभूषणों का एक बहुत बड़ा व्यापार था। उनकी उम्र 65 वर्ष के पार हो चुकी थी। वे जितने बड़े व्यापारी थे, उनका दिल उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा था। शहर में कोई भी गरीब या लाचार इंसान अगर उनके दरवाजे पर मदद की आस लेकर आता, तो वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। सेठ जी की एक ही बेटी थी, राधिका, जो उन्हीं की तरह बेहद संस्कारी और नेक दिल थी। धर्मदास जी के व्यापार का सारा काम उनका सबसे खास और भरोसेमंद मुनीम गजेंद्र संभालता था। गजेंद्र पिछले 25 सालों से उनके साथ था। सेठ जी गजेंद्र पर अपनी सगी औलाद से भी ज्यादा भरोसा करते थे। तिजोरी की चाबियों से लेकर बैंक के सारे कागजात और यहां तक कि खाली चेकों पर हस्ताक्षर करके भी वे गजेंद्र को दे दिया करते थे। राधिका कई बार अपने पिता को समझाती थी कि व्यापार में इतना अंधा विश्वास ठीक नहीं है, लेकिन सेठ जी हमेशा मुस्कुराकर कहते कि गजेंद्र उनके परिवार का हिस्सा है। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान की नीयत बदलते देर नहीं लगती। गजेंद्र के मन में लालच का एक बहुत बड़ा जहर पनप चुका था। उसने पिछले कई सालों से सेठ धर्मदास की पीठ पीछे एक बहुत बड़ी और खौफनाक साजिश रच रखी थी। एक दिन सुबह सुबह सेठ धर्मदास अपनी हवेली के बगीचे में बैठे चाय पी रहे थे। तभी बैंक के कुछ बड़े अधिकारी और पुलिस वाले उनकी हवेली में आ धमके। बैंक अधिकारी ने एक भारी भरकम फाइल मेज पर पटकते हुए कड़क आवाज में कहा, सेठ धर्मदास जी, आपका सारा व्यापार, आपकी संपत्तियां और आपके सारे बैंक खाते सील किए जा रहे हैं। आपकी कंपनी पर भारी कर्ज है और आपके खातों से पूरे 500 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई है। आप पूरी तरह से दिवालिया हो चुके हैं। यह सुनकर सेठ धर्मदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके हाथों से चाय का प्याला छूटकर जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? मेरे व्यापार में कोई कर्ज नहीं है। मेरा मुनीम गजेंद्र सारा हिसाब रखता है। बुलाओ गजेंद्र को। तभी गजेंद्र वहां आया, लेकिन आज उसके चेहरे पर सेठ जी के लिए कोई सम्मान नहीं था। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। गजेंद्र ने हंसते हुए कहा, अब मुझे बुलाने से कोई फायदा नहीं है सेठ जी। वो 500 करोड़ रुपए अब मेरे हैं। मैंने उन खाली चेकों और आपके हस्ताक्षरों का सही इस्तेमाल किया है। सारा पैसा विदेशी खातों में जा चुका है और कानूनी रूप से आप कुछ साबित नहीं कर सकते। ये हवेली भी अब मेरे नाम पर है। चुपचाप अपनी बेटी को लेकर यहां से निकल जाइए, वरना पुलिस आपको धोखाधड़ी के जुर्म में गिरफ्तार कर लेगी। अपने सबसे भरोसेमंद इंसान के मुंह से यह धोखा सुनकर सेठ धर्मदास बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनके सीने में एक तेज दर्द उठा और वे वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। उन्हें दिल का भयंकर दौरा पड़ा था। राधिका रोती बिलखती हुई अपने पिता को लेकर शहर के सरकारी अस्पताल पहुंची, क्योंकि अब उनके पास निजी अस्पताल का खर्च उठाने के लिए 1 रुपया भी नहीं बचा था। राधिका ने पुलिस से मिन्नतें की, बड़े बड़े वकीलों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन गजेंद्र ने सब कुछ इतनी चालाकी से किया था और सारे सबूत ऐसे मिटाए थे कि कानून भी अंधा और अपाहिज साबित हो रहा था। राधिका अस्पताल के बाहर बैठी खून के आंसू रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने पिता की जान कैसे बचाए। उसी दिन
शिवगढ़ की सड़कों पर एक अजनबी लड़के ने कदम रखा। उस लड़के की उम्र यही कोई 28 साल रही होगी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर धूल जमी थी, बदन पर एक बहुत ही साधारण और फीका पड़ चुका सूती कुर्ता था और पैरों में एक घिसी हुई चप्पल। उसका रूप किसी गरीब मजदूर या भिखारी से कम नहीं लग रहा था। उस लड़के का नाम था अर्जुन। अर्जुन सीधा गजेंद्र के उस नए आलीशान दफ्तर पहुंचा, जो कुछ दिन पहले तक सेठ धर्मदास का हुआ करता था। दरबान ने उसे बाहर ही रोक लिया, लेकिन अर्जुन किसी तरह धक्का मुक्की करके गजेंद्र के कमरे में घुस गया। गजेंद्र अपनी कुर्सी पर बैठा शराब पी रहा था। उस फटेहाल लड़के को देखकर वह भड़क उठा। गजेंद्र ने चिल्लाते हुए कहा, ए भिखारी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में घुसने की? सुरक्षा गार्ड, इस कचरे को उठाकर बाहर फेंको। यहां कोई खैरात नहीं बंट रही है। अर्जुन अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहा। उसकी आंखों में एक ऐसी दहकती हुई आग थी जो किसी भी इंसान को राख कर दे। अर्जुन ने बहुत ही शांत लेकिन बर्फीली आवाज में कहा, मैं यहां खैरात मांगने नहीं आया हूं गजेंद्र। मैं तुम्हें एक आखिरी चेतावनी देने आया हूं। सेठ धर्मदास जी का एक एक पैसा जो तुमने अपनी तिजोरी में भरा है, उसे चुपचाप उनके कदमों में वापस रख दो, वरना मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। गजेंद्र जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगा। तू एक दो कौड़ी का सड़क छाप भिखारी मुझे धमकी दे रहा है? अरे मैंने बड़े बड़े वकीलों और पुलिस वालों को अपनी जीप में रख लिया है। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? जा यहां से, इससे पहले कि मैं तेरी हड्डियां तुड़वा दूं। गार्ड्स ने अर्जुन को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अर्जुन ने अपने कपड़ों की धूल झाड़ी और बिना कुछ कहे सीधा उस सरकारी अस्पताल की तरफ मुड़ गया जहां सेठ धर्मदास मौत से जंग लड़ रहे थे। अस्पताल पहुंचकर उसने राधिका को जमीन पर बैठे रोते हुए देखा। अर्जुन धीरे से राधिका के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखा। राधिका ने अचरज से उस अजनबी और फरीब दिखने वाले लड़के को देखा। राधिका ने सिसकते हुए पूछा, आप कौन है भैया? और यहां क्या कर रही हैं? अर्जुन ने बहुत ही नम्रता से कहा, मेरा नाम अर्जुन है दीदी। आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं सेठ जी का वो कर्ज चुकाने आया हूं जो रुपयों से नहीं बल्कि जान देकर चुकाया जाता है। आप बस बाबूजी का ध्यान रखिए। मैं वादा करता हूं कि कल सुबह का सूरज गजेंद्र के लिए तबाही और आपके लिए न्याय लेकर आएगा। राधिका को उस गरीब लड़के की बातों पर विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी सच्चाई थी जिसने राधिका को थोड़ी हिम्मत जरूर दी। अर्जुन अस्पताल से निकलकर शहर के एक छोटे से और अंधेरे साइबर कैफे में गया। उसने वहां के मालिक को कुछ पैसे दिए और एक कंप्यूटर पर बैठ गया। जो लड़का दिखने में बिल्कुल अनपढ़ और थरीब लग रहा था, उसके हाथ की उंगलियां कीबोर्ड पर ऐसे चलने लगीं जैसे कोई बहुत बड़ा जादूगर अपना जादू दिखा रहा हो। दरअसल अर्जुन कोई आम लड़का नहीं था। वह देश की सबसे बड़ी और गुप्त वित्तीय खुफिया एजेंसी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का सबसे तेज तर्रार और खूंखार अधिकारी था। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली, हवाला नेटवर्क और डिजिटल पैसों की हेराफेरी को पकड़ने में अर्जुन का कोई सानी नहीं था। वह सादगी से जीवन जीता था और हमेशा जमीन से जुड़ा रहता था, इसलिए उसका पहनावा किसी फकीर जैसा था। पूरी रात अर्जुन उस कंप्यूटर के सामने बैठा रहा। उसने अपने जासूसी नेटवर्क और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके गजेंद्र के उन सारे विदेशी खातों का पता लगा लिया जहां वह 500 करोड़ रुपए छिपाए गए थे। अर्जुन ने अपनी एजेंसी की ताकत और अंतर्राष्ट्रीय संधियों इंटरनेशनल ट्रीटीज का इस्तेमाल करते हुए कुछ ही घंटों में गजेंद्र के सारे खातों को पूरी तरह से सील फ्रीज करवा दिया और उन पैसों को कानूनी रूप से वापस भारत के रिजर्व बैंक के खाते में स्थानांतरित ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उसने गजेंद्र द्वारा किए गए सारे फर्जी हस्ताक्षरों और साजिश के डिजिटल सबूत भी निकाल लिए। अगले दिन सुबह गजेंद्र अपनी उसी हवेली में अपनी इस जीत का जश्न मना रहा था। शहर के कई भ्रष्ट नेता और लोग उस पार्टी में मौजूद थे। तभी हवेली का मुख्य दरवाजा एक भयंकर आवाज के साथ टूटा। गाड़ियों के सायरन से पूरा इलाका गूंज उठा। पुलिस के दर्जनों कमांडो और प्रवर्तन निदेशालय ईडी के बड़े अधिकारियों ने हवेली को चारों तरफ से घेर लिया। उन सबके बीच से वही थरीब दिखने वाला, फटे कपड़ों वाला अर्जुन चलता हुआ आगे आया।
लेकिन आज उसके आसपास शहर के सबसे बड़े अधिकारी हाथ बांधे खड़े थे। गजेंद्र के हाथ से शराब का गिलास छूट गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। अर्जुन ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और गजेंद्र के मुंह पर मारते हुए कड़कती आवाज में कहा, मैंने कहा था न गजेंद्र कि कल का सूरज तुम्हारे लिए तबाही लाएगा। तुम्हारे वो सारे विदेशी खाते जिन पर तुम इतरा रहे थे, अब सील हो चुके हैं। पूरे 500 करोड़ रुपए ससम्मान सेठ धर्मदास जी के सरकारी खाते में वापस आ चुके हैं। और तुम्हारी आगे की पूरी जिंदगी अब जेल की उन अंधेरी कोठरियों में सड़ते हुए बीतेगी। गजेंद्र घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। वह गिड़गिड़ाने लगा। पुलिस ने उसे तुरंत हथकड़ियां पहनाई और घसीटते हुए पुलिस वैन में डाल दिया। कुछ ही घंटों बाद सेठ धर्मदास को जब होश आया और उन्हें यह खबर मिली कि उनका खोया हुआ सारा सम्मान और सारा पैसा वापस आ गया है, तो उनके आंसू नहीं रुके। उन्हें निजी अस्पताल के सबसे अच्छे कमरे में स्थानांतरित कर दिया गया था। अर्जुन दबे पांव सेठ जी के कमरे में आया। सेठ धर्मदास और राधिका ने जब उस लड़के को देखा, तो वे हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हो गए। सेठ धर्मदास ने रोते हुए कहा, बेटा, तुम कौन हो? तुम किसी देवता की तरह मेरे जीवन में आए और मेरा सब कुछ बचा लिया। मैंने तो तुम्हें कभी देखा भी नहीं, फिर तुमने मुझ पर इतना बड़ा एहसान क्यों किया? अर्जुन की आंखों में भी आंसू आ गए। वह आगे बढ़ा और उसने सेठ धर्मदास के पैर पकड़ लिए। अर्जुन ने रुंधे हुए गले से कहा, बाबूजी, आप मुझे भूल गए, लेकिन मैं आपको कैसे भूल सकता हूं? आज से 20 साल पहले जब शिवगढ़ में भयंकर सूखा पड़ा था, तब एक 8 साल का अनाथ लड़का भूख से तड़पते हुए आपकी हवेली के बाहर बेहोश हो गया था। लोगों ने उसे मरा हुआ समझ लिया था, लेकिन आपने उसे उठाया। आपने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और उसे शहर के सबसे अच्छे अनाथालय और स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा। मेरी किताबों से लेकर मेरे विदेश जाकर पढ़ने तक का सारा खर्च आपने उठाया था। आपने मुझे कभी अपना नाम नहीं बताया, बस एक डायरी में मुझे आपका यह पता मिला था। मैं वही अनाथ अर्जुन हूं बाबूजी। जो आपने 20 साल पहले एक भूखे बच्चे पर निवेश किया था, यह 500 करोड़ उसी की छोटी सी ब्याज है। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। सेठ धर्मदास फूट फूट कर रो पड़े और उन्होंने अर्जुन को अपने सीने से लगा लिया। राधिका के आंसू भी नहीं रुक रहे थे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी, मैंने इतना बड़ा अधिकारी बनने के बाद भी ये फटे पुराने कपड़े इसलिए पहनना नहीं छोड़ा, ताकि मुझे हमेशा याद रहे कि मैं कहां से आया हूं। और इस दुनिया में इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। दोस्तों, यह ब्रह्मांड एक बहुत ही खूबसूरत दर्पण की तरह है। आप इसमें जो भी फेंकते हैं, वह आखिरकार लौटकर आपके ही पास आता है। सेठ धर्मदास ने 20 साल पहले बिना किसी स्वार्थ के एक भूखे अनाथ बच्चे की मदद की थी, और नियति ने उसी बच्चे को उनका रक्षक बनाकर भेज दिया। जब हम किसी की निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं, तो ईश्वर हमारे लिए भी कोई न कोई दरवाजा जरूर खोल देता है। और गजेंद्र जैसे लोग, जिन्हें अपने लालच और धोखे पर घमंड होता है, उनका अंत हमेशा मिट्टी में ही होता है। अगर आपको अर्जुन की यह सादगी और सेठ धर्मदास के कर्मों की यह अद्भुत कहानी पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। जीवन में हमेशा नेकी करते रहें, क्योंकि आपकी की हुई नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। वर्मा स्टोरीज पर अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। मैं विवेक वर्मा आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।